जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एक ऐसी कमेंटेड कंपनी, मतलब इतने सारे कमेंट्स हैं ना इसके ऊपर, वो है एनबीसीसी। काफ़ी टाइम से इसको मैं साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी कवर करते आ रहा हूँ और मैंने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर भी बात करी है। ये भी मैंने सबको बताया है कि कुछ हद तक मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ भी सही। और ऐसी कंपनी में अगर आपको अच्छा खासा पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा, लंबे समय तक इसे होल्ड करना पड़ेगा। ये सब बात हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बट अभी रिसेंटली इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हमें पता पड़े कि अगले 6 महीने तक कंपनी का विजन क्या है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ सकती है। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ही देखिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट भी मुझे करके बताइए कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्योंकि मोस्ट कमेंटेड था तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया ही है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मैं इस तरह के कोई वीडियो बनाता हूं तो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनी के ऊपर बात करेंगे। देन वील टॉक अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड थर्ड विल बी टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है, कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्जिट करनी चाहिए, ये एक लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट। सबसे पहली चीज़, आपको मार्च 25 क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसको कंपेयर दिसंबर 24 क्वार्टर से नहीं करना है, आपको मार्च 24 से करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर। हमें बहुत सिंपल सा फंडामेंटल ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कंपनी को एनालाइज करेंगे तो हमको करंट क्वार्टर को पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करना है। रीज़न बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट कंपनीज जितनी भी होती हैं, उसके अलावा ऐसी कंपनी जो एफएमसीजी से कनेक्टेड होती हैं, इनका फेस्टिवल के ऊपर बहुत जगह डिपेंडेंट हो जाता है बिजनेस। गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंगली बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। साथ ही साथ बजट आता है फरवरी में और वो बजट के अनुसार इनके भी ऑर्डर बुक्स चेंज होते हैं, इनका भी एग्जीक्यूशन लेवल अलग लेवल पर जाता है, पेमेंट्स अलग लेवल पे आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 24 क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, रेवेन्यू की हम बात करें, 4643 करोड़ का रेवेन्यू था किनका, एनबीसीसी का, मार्च 25 क्वार्टर में। जो पिछले साल के अगर मैं क्वार्टर से कंपेयर करने जाऊं तो 3996 करोड़, मोटा माटी अगर मैं बोलूं 4000 करोड़, 15% से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। बट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग मार्जिन 243 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हुआ है। तो जितनी इनकी अगर मैं देखूं सेल्स बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, उतना ही ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ा है, जो स्टेबिलिटी का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। जो पहले इनका मार्जिन 6% था वो अभी भी 6% है। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपये का रेवेन्यू ये पहले ले रहे थे, उसमें 6% इनका मार्जिन है। क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी है, इसमें बहुत ज़्यादा 30-35% वाला मार्जिन नहीं होता है, 15-20% का मार्जिन नहीं होता है, 6-7-8%, 9% के हिसाब से इनका सेटअप चलता है। तो सेम 6% इस साल भी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 141 करोड़ से बढ़कर 183 करोड़ हुआ है। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो स्टेबल है। आप सोचें कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रिजल्ट हुए, जैसे मझगांव के हुए, कोचिन शिपयार्ड के हुए, डिफेंस कंपनीज के हुए। अब वो डिफेंस कंपनी में जिस हिसाब से मार्केट का रुझान है ना, वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर फ्लक्चुएशन है। रियल स्टेट में क्या फ्लक्चुएशन है? रियल स्टेट तो इनफैक्ट अभी अगर आप बात करेंगे बहुत जगह जहाँ पर आप रह भी रहे होंगे, अभी रियल स्टेट का मार्केट एज ऑफ नाउ बहुत स्लगिश हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है, रेट नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी का इशू है एज ऑफ नाउ। रियल स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये था इनका मार्च 2025 क्वार्टर का रिजल्ट। कंपनी डेट फ्री है, तो जितना पैसा कमाती कंपनी पूरा का पूरा शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ये लोन वालों को कुछ भी पेमेंट करना नहीं है। बट एक बहुत अच्छी बात ये है, कंपनी रियल स्टेट का बिजनेस कर रही है और डेट नहीं है। मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इनके खुद के हैं, किसी से उधार लेके प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का एक और ये एग्जाम्पल हो गया। अब क्योंकि साल भी कंप्लीट हो चुका है तो मार्च 24 ईयर को हम मार्च 25 ईयर से कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू 10,433 करोड़ से बढ़कर 12,040 करोड़ के अराउंड गया है, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 20%। ऑपरेटिंग मार्जिन 517 से बढ़कर 624 करोड़, सिंपल बेसिस पे 5% का धंधा है, साल भर साल दिख रहे हैं हम।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 414 करोड़ से बढ़कर 557 करोड़। पर इन ऑल अगर आप देखोगे तो इसके परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ स्टेबल है, बहुत ज़्यादा तेज़ी कुछ नहीं हुई है, बट कुछ भी गिरा भी नहीं है, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। बढ़िया बात है ना ये तो। प्रमोटर की बात करें 61.75% पे स्टेबल है, FIIs के पास 4% है, DIIs 9% है और पब्लिक के पास 25% है। इफेक्टिवली पिछले इस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, जितने हमने रिजल्ट्स देखे, मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, डिक्लाइन की भी बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेबल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल रिजल्ट्स मैंने अभी तक देखे हैं मार्च 2025 क्वार्टर में। तो लेट्स कम टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज बिजनेस। 1960 की कंपनी बहुत पुरानी है भाई, बहुत पुरानी है, ठीक है। तो काफ़ी 65 ईयर्स ओल्ड हो गए कंपनी को। नवरत्न कंपनी है। अब नवरत्न का मतलब ही होता है इनके पास फंडिंग जो इनको मिलती है ना गवर्नमेंट से, वो आसानी से मिलती है। अब इतनी अच्छे से फंडिंग मिलेगी इन्हें तो लोन लेने की ज़रूरत क्या है, तो डेट फ्री है ना कंपनी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ही आती है कंपनी, तो इनका बेसिकली काम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के काम है बेसिकली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में इनका 91% का रेवेन्यू है, जहाँ पे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को बराबर काम भी करती है। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे NCR में जहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही थी। दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर बहुत दिक्कत चल रही थी, बहुत लोगों का पैसा डूब गया था। गवर्नमेंट ने NBCC को उन कंपनीज के बीच में डाला और बोला कि ये जितने भी बेचारे फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं इनको कहीं ना कहीं से मुआवजा दे के बाहर करिए, इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ अ गुड थिंग विच दे एक्चुअली डिड। रही बात इनके क्लाइंट्स कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बड़े बड़े लोग हैं यार, बड़ी बड़ी कंपनी गवर्नमेंट को ज़्यादातर ये केटर करती है। बट मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगती है, IIMs का के भी एक क्लाइंट है, मतलब IIMs इनके क्लाइंट है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एम्स हॉस्पिटल आपने सुना होगा, हरियाणा राजस्थान गवर्नमेंट भी इनकी क्लाइंट है। और मुझे एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंट वहाँ से भी आता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, भी इन्हीं से ही बिल्डिंगें बनवाते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में 7% का इनका रेवेन्यू आता है, जिसमें इनके मेजर क्लाइंट्स हैं NTPC, BHEL और इंडियन ऑयल। मतलब देखा जाए तो सरकारी कंपनियों के आजू बाजू चल रही है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है, सिर्फ ये इंडिया में नहीं है, इनके प्रोजेक्ट्स बाहर भी हैं। मालदीव्स, मॉरिशस, सीशेल्स, दुबई, जद्दा, फिजी, मोरक्को, फिलीपींस, ये सब जगह इन कंपनी का पकड़ है, बिजनेस अच्छा है। ऑर्डर बुक से बोलोगे मज़ा आएगा आपको। ऑर्डर बुक है 1 लाख करोड़ से ऊपर, और इनका साल का रेवेन्यू कितना है, 12,000 करोड़ का साल का रेवेन्यू। 1 लाख करोड़ से ऊपर का इनके पास क्या है, ऑर्डर बुक है भाई। और इनका टारगेट पता है क्या है, 25 to 35% ये हर साल अपना ऑर्डर बुक बढ़वाएंगे, मतलब और ऑर्डर्स लेने की कोशिश करते जा रहे हैं। जिसमें से 12,712 करोड़ का एक इनके पास ऑर्डर है जो कि है श्रीनगर से। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी है, बट मैं तो ये सबको अपील करता भी हूँ कि अगर इस जैसी सिचुएशन अभी हुई है, वहाँ के लोग ख़राब नहीं है भाई, अपने ही लोग हैं सब। तो जम्मू कश्मीर जाना चाहिए सबको, अपना टूरिज़्म वहाँ पे जो है अपना ही कंट्री का पार्ट है यार, तो अपने जाना ही चाहिए, ठीक है। एक ख़राब मैसेकर हो चुका है वहाँ पर, अभी जब तक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वापस भगवान की दया सब अपन वापस जाएंगे और इन्जॉय करेंगे, एंड वहाँ पे भी इकनॉमी बूस्ट करेंगे। 406 एकर्स का इनका वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, सैटेलाइट टाउनशिप का, श्रीनगर की बात करूँ। 9,445 करोड़ का 16 सुपर टेक प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं, मतलब इनके पास अच्छे खासे सेटअप है। और हर साल अगर 25 to 30% से अगर ये ग्रो करना चाह रहे हैं ऑर्डर बुक, तो इफेक्टिवली अगर ये 1,10,000 अगले साल पहुंच जाते हैं तो इनके पास 12,000 का है, मतलब अपने बुक से 10 टाइम्स जो अभी रेवेन्यू है उससे 10 टाइम्स के इनका ऑर्डर बुक है। मतलब धंधे की कमी नहीं है, ऑर्डर्स भरपूर है, अच्छी बात है। इन्होंने कोलैबोरेशंस किए हैं हुडको से और राइट से, ये दोनों दिग्गज कंपनी है स्टॉक मार्केट की, स्टेबल कंपनी, द स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो एक होता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्टेबल लोग एक साथ बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे टाइप की कंपनी है ये। मुझे काफ़ी पसंद भी है क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी हद तक पहले भी रिसर्च किया हुआ था, और अभी जब ये बीच में रुक गई थी कंपनी 65-75 के अराउंड करीब थी, तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा भी था सर क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने क्लियरली, साप्ताहिक मार्केट अपडेट आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाकर, वहाँ पे क्लियरली मैं बोलता था लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखना पड़ेगा, ये अच्छी कंपनी है, ऐसे नहीं बढ़ेगी, बट एकदम से भाग तो गई है।
तो फिर टेक्निकल से देखना ज़रूरी है। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो 135 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा नई तेज़ी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत बार रुका है शेयर, रेजिस्टेंस है वो। और सपोर्ट इसका है 106 पर। अपने हिसाब से आप अपना लॉजिक लगाइएगा, अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लीजिएगा, कब एंटर करना है कब एग्जिट। आपको लेवल्स तो मैंने बता दिए। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, और मैं लंबे समय तक हूँ, मतलब मैं 5-7 साल के लिए इसको लेके रखूंगा। अब ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है मेरे को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मैं लंबे समय तक होल्ड करता हूँ। तो और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो ना यार, वीडियो सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे भी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।